होती है, लेकिन जब ये चिंताएं और अशांति काफी लंबे समय तक बच्चों में अगर ये चलने लगती है तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो उसके इमोशन में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। दूसरी चीज आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये कहता क्या है कि इस बच्चों में दूसरों से बातचीत करने में, एक दूसरे से संवाद करने में काफी दिक्कत आती है ऐसे बच्चों को, और ये जो प्रॉब्लम होती है वो चाइल्डहुड से ही होती है। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं, हॉस्टल में चुपचाप से बैठे रहेंगे, वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे बच्चों में जो होता है वो इमोशनल डिसऑर्डर की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। दूसरा आता है तीसरा की अवसाद, जैसे बहुत लंबे समय तक उदासी जिसकी बच्चे को हो जाती है, इससे इसकी घर में किसी तरह की डेथ हो जाती है, तो बच्चा जो है सो एक अवसाद में चला जाता है। अगर उससे वो ज्वाइंट ज्यादा रहता है, इमोशनली अगर उससे वो अटैच रहता है, तो धीरे धीरे उसकी उदासी जो है लंबे समय तक चलने लगती है, वो एक अवसाद का रूप धारण कर लेती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो स्कूल में उसके कार्य करने की क्षमता काफी घटने लगती है, वो खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं करने लगता है, वो किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो अपने आप को समाज से अलग करने की कोशिश करने लगेगा। और इसके चरम सीमा में व्यक्ति बच्चा जो होता है वो काफी अनियंत्रित हो जाता है और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। चौथा आता है पीटीएसडी। इसमें क्या है कि पेरेंटल जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है, जैसे पारिवारिक में दोस्तों के बीच में कोई हिंसा होती है, जैसे कि पिता माता को कुछ भी करके पीट देते हैं, तो बच्चा उस चीज को धीरे धीरे रीड करने लगता है, और वो जो होता है, वो जो दुर्व्यवहार किया गया है, वो जो यादें उसकी है, वो काफी लंबे समय तक उसके माथे पर बैठी रहती है, और ये जो यादें हैं उसको इमोशनल डिसऑर्डर की तरफ धकेलती चली जाती है। इस इमोशनल डिसऑर्डर की जो सूचना हमको बच्चों से मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, इसकी चर्चा की जा रही है। सबसे पहला, ऐसा बच्चा लगातार उदास रहे, वो अपने आप को समाज से दूर रखने की कोशिश करे। नंबर 2, सामाजिक मेलजोल से वो बचना चाहता है। नंबर 3, वो खुद को चोट पहुंचाना चाहता है या दूसरे को चोट पहुंचा देता है। नंबर 4, अत्यधिक उसमें चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी सी भी बात अगर होती है तो तुरंत रिएक्ट करने लगता है तेजी से। अनियंत्रित व्यवहार, जैसे कि छोटे बच्चों को मारना पीटना, ये सब चीजें उसमें आने लगती है। नंबर 6, उसको सोने में दिक्कत होती है, वो रात में क्या करेगा, जग करके बाहर में टहलना शुरू कर देगा, पानी पीने के बहाने इस टाइप से, जैसे को लगेगा कि वो घर में सो नहीं पा रहा है। नंबर 4, शैक्षणिक प्रदर्शन उसका गिरावट होने लगता है, वो धीरे धीरे उसको फेल करने की ओर अग्रसर हो लगता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगने लगता है। स्कूल की कक्षाएं छोड़ करके वो बाहर वॉन्डरिंग करना शुरू कर देगा, इधर उधर घूमना। शिक्षकों और बड़े बच्चों से, वो जो उससे उम्र में बड़े हैं, उनसे वो बदतमीजी करना शुरू कर देगा। गालियां देना एक इमोशनल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा रूप दिखाता है, वो गाली बोलना शुरू कर देता है। जब ऐसे संकेत हमको मिलने लगते हैं तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चों में इमोशनल डिसऑर्डर होने लगता है। अब आता है कि ऐसे बच्चों का मूल्यांकन हम कैसे करें। उसमें लगता है कि सबसे पहला चीज कि हम लोगों को एक विशेषज्ञ की जरूरत ऐसे समय मौजूद होती है। ये विशेषज्ञ क्या करता है, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास लेता है। नंबर 2, माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ वो बातचीत करते हैं हम सभी, और ताकि बच्चे से पता चले कि उसके परिवार में क्या घटना घट गई। नंबर 3, बच्चे के साथ प्यार से बातचीत करना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उस पर अटेंशन देने से बच्चा को ये लगने लगता है कि भाई हमारी बात भी सुनी जा रही है। नंबर 4, बच्चे के मित्रों सहपाठियों से भी हम लोगों को आपस में बातचीत करना है, ताकि बच्चों में जो इमोशनल डिसऑर्डर हो रहा है उसकी हम लोग पहचान करें। अब कारण जब पता लग गया कि भैया ये बच्चा जो है इमोशनल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका, तो उसके उपाय क्या है। तो उपाय में पहला आता है कि मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा में आता है कि बच्चों का ध्यान वर्तमान जो परिस्थितियां उसकी है उससे हटा करके उसको खेल कूद में, चित्रकारी में, संगीत में, ऐसी को करिकुलर एक्टिविटी में उसको ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पढ़ाई नहीं देखना है, वहाँ बच्चे की लाइफ को भी देखना है। नंबर 2, अगर बात जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है तो एक मनोचिकित्सक को अपॉइंट करना है, ताकि वो बच्चे से बातचीत करे, समस्याओं के बारे में जानकारी उसकी ले, और नया व्यवहार, नए तरह के कौशल वो उस मनोचिकित्सक उसको सिखाता है कि बेटा तुम ऐसे करो, तुम्हारे साथ ये परिस्थिति आ रही, तुम ऐसे करो। नंबर 3 आता है कि बच्चों की जो ताकत और उसकी जो क्षमता है उसकी हम लोग प्रेज करें, प्रशंसा करें। अगर वो छोटा सा भी बढ़िया काम कर लेता है तो उसका पीठ तुरंत हम थपथपाएं। अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ कुछ किया, बढ़िया किया, तो ऐसे ही खराब है, कुछ अच्छा कर, लेकिन नहीं, उसकी बात को हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझना है। छोटी सी भी अच्छाई करता है उसकी पीठ थपथपा देनी है।
सबसे लास्ट आता है दवाइयाँ। दवाइयों में कहता है एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, मूड स्टेबलाइजर जैसी दवाएं उसको थोड़े लंबे समय तक कंटिन्यू दी जाती है, तो एक गोली वो डेली खाए और अपने इमोशन पर वो कंट्रोल करे। ज़्यादातर केसों में क्या होता है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि वो ऐसा करते क्यों। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो बोल पड़ते हैं मुझे नहीं पता। और यहीं पर उन्हें आपकी और आपके मदद की सख्त जरूरत होती है। कोई भी रणनीति रातों रात नहीं कर पाएगी काम, लेकिन इन रणनीतियों का अगर लोग धीरे धीरे प्रयोग करें, उपयोग करें, ऐसे व्यवहार करने वाले बच्चों को निश्चित रूप से अच्छा बनाया जा सकता है।